Hello everyone, I'm Preet Kamal and today we will be discussing about subject details of VLSI, that is very large scale integration hardware description language. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द CPLDs, दैट इज कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द FPGAs, दैट इज फील्ड प्रोग्रामेबल एरे, राइट, गेट एरे। तो अब सीपीएलडी में हम लोगों ने देखा कि उसमें हम रीप्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, इरेजेबल है। देन आफ्टर उसमें मैट्रिसेस यूज होती हैं, स्विचिंग है, लॉजिक ब्लॉक्स हैं, वो सारे यूज होते हैं और उस तरीके से हम लोग उनके साथ कनेक्ट जो है वो कर पाते हैं, राइट। तो FPGA जो है दैट इज द न्यूएस्ट, लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ PLDs, दैट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की सबसे ज्यादा ये न्यूएस्ट भी है, सबसे बड़ी है, सबसे कॉम्प्लेक्स भी है। तो इसका नाम है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, राइट। चाहे ये अवेलेबल थी 1980 से, बट इट हैज ओनली बीन विद इन पास्ट 5 years, सो दैट दे हैव इमर्ज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू ASCIIs एंड अदर PLDs। जो ASCIIs हैं, जो हमारे सिस्टम्स ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, उनकी जगह पे और PLDs की जगह पे बस थोड़ा टाइम ही हुआ है इनको, कि जहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना अच्छे तरीके से स्टार्ट किया है। तो प्राइमरली जब इसको हम लोग यूज़ करते हैं तो दे आर फॉर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स लॉजिक डिज़ाइंस। तो इनको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, प्राइमरली बहुत लार्ज जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक डिज़ाइंस होते हैं उनके लिए हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं, राइट। और मोस्ट ऑफ द FPGAs जो हैं वो स्मॉलेस्ट वंस, इवन जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट भी हैं, वो भी जो FPGAs हैं बहुत लार्ज कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस जो हैं उनके लिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं। जो ASCIIs हैं, मींस जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे हमारे, कि जो एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए जाते थे या प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस बनाए जाते थे, उनका ऑल्टरनेट है FPGAs। जो बहुत ज़्यादा अगर स्मॉल भी हों तो भी स्मॉलेस्ट ऑफ द FPGAs में भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गेट्स और अदर लॉजिक एलिमेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। द लार्जेस्ट मॉडल्स हैव मेनी एज अ मिलियन गेट्स, मतलब कि लैक्स में उनके अंदर जो गेट्स और लॉजिक एलिमेंट्स हैं वो यूज होते हैं, जो लार्जेस्ट वाले मॉडल्स हैं। इवन स्मॉलेस्ट वाले में भी थाउजेंड्स ऑफ गेट्स जो हैं वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ इट्स साइज it fits between the CPLDs and ASCIIs in terms of number of available gates। तो नंबर ऑफ अवेलेबल गेट्स के हिसाब से अगर हम इसकी साइज की बात करें तो CPLD और ASCII के बीच में इसका साइज जो है वो आता है, मींस दोनों के बेनिफिट्स जो हैं वो इसके अंदर हैं। अब एडवांटेजेस की अगर बात करें FPGAs की, तो एडवांटेजेस क्या हैं उसके ओवर ASCII, ओवर स्पेसिफिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर इसके एडवांटेजेस क्या हैं? दे आर द ICs ऑफ चॉइस। ASCIIs क्या होते हैं? They are the ICs of choice when a custom design is necessary or desirable and when expected volume of use is very high। ASCIIs जो हैं वो हम कब यूज करते हैं, वो कैसे ICs होते हैं? जब कस्टम डिजाइन जो होता है वो नेसेसरी होता है या डिजायरेबल होता है, एंड व्हेन द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ यूज बहुत ज्यादा हाई होता है, ओवर 100,000 यूनिट्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं एप्लीकेशंस के अंदर। लेकिन उनकी जो मेन डिसएडवांटेज है, ASCII इसको हम इस एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं, लेकिन इसकी मेन डिसएडवांटेज क्या है? दे आर वेरी हाई डिजाइन कॉस्ट। जब इसके साथ हम लोग डिजाइनिंग करते हैं तो इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। फर्दर मोर दे आर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू चेंज और अपडेट। इनको चेंज करना, अपडेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है और एक्सपेंसिव भी पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर न्यू सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग मास्क या अदर एक्सपेंसिव चेंजेस जो हैं वो करने पड़ते हैं। सो द इनिशियल डिज़ाइन एंड एनी सब्सिक्वेंट डिज़ाइन चेंज आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अलॉन्ग विद दैट ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, डिफिकल्ट भी है, अनइकोनॉमिकल भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो दैट इज़ वाई इस चीज़ को आजकल हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, और ये सारी जो डिसएडवांटेजेस हैं ASCIIs की, उनको ओवरकम किया जा रहा है FPGA के अंदर, राइट। तो इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। FPGA क्या है?
अर्ली एफपीजीएस जो है इनके अंदर इनफ गेट्स नहीं थे टू बी कॉम्पिटिटिव विद आस्कीज, तो इसलिए दे वर मोर एक्सपेंसिव इवन इन हाई वॉल्यूम। अगर उनको ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग यूज़ करते थे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ते थे। लेकिन आजकल मॉडिफाइड जो एफपीजीएस जो आजकल आ रहे हैं दे आर लार्जर, और उनके प्राइजेस को भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है टू मेक देम एन ऑल्टरनेट टू द कस्टम आईसीज इन सम एप्लीकेशंस। सो एज अ रिजल्ट their use is increasing. So ASCII के comparatively FPGAs का यूज आजकल जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा अपडेशंस करी गई हैं, राइट? तो दे आर फील्ड प्रोग्रामेबल, मीनिंग दैट दे कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूजर वन एट अ टाइम। तो उनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं एट अ टाइम, एक को भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है एंड लार्ज स्केल पे, मतलब एक साथ बहुत सारे एफपीजीएस की प्रोग्रामिंग और ना हाई वॉल्यूम अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी की जा सकती है। मीन्स उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, चाहे आप एक को प्रोग्राम कर लो चाहे सबको इकट्ठा प्रोग्राम कर लो। सो इसकी वजह से क्या होगा, दिस मेक्स अ करेक्टिंग डिजाइन एरर्स फास्ट एंड ईजी। तो अगर डिजाइन एरर्स को करेक्शन करना है तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे को हम इकट्ठा चेंजेस कर सकते हैं उनके अंदर, और ईजी भी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर चेंजेस, एडिशंस, डिजायरेबल इंप्रूवमेंट्स अगर हम करना चाहते हैं तो दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड रैपिडली, फटाफट से उसके अंदर से ये इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट इंप्रूवमेंट्स के लिए किया जा सकता है। एंड दे आर इनकॉर्पोरेटेड इमीडिएटली थ्रू रीप्रोग्रामिंग, और उनको फटाफट से रीप्रोग्रामिंग करके इनकॉर्पोरेट भी किया जा सकता है जिस सिस्टम में से उनको निकाला गया है वहां से, राइट? अब प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? दे इट इज डन बाय डाउनलोडिंग पैटर्न्स। एफपीजीए के अंदर पैटर्न्स को डाउनलोड किया जाता है। जो पैटर्न्स कौन से होते हैं? बाइनरी जीरोस और वन की फॉर्म में होते हैं, एंड they are done into downloading patterns into SRAM storage cells, right? जो सिंपल रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है, उसके स्टोरेज सेल्स के अंदर इसके पैटर्न्स को जो जीरोस और वंस की फॉर्म में होते हैं उनको डाउनलोड किया जाता है, दैट टेल द गेट्स एंड अदर लॉजिक एलिमेंट्स व्हाट टू डू। तो वो जो प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली जो पैटर्न हमने उसको डाउनलोड किया जीरोस और वंस की फॉर्म में एसरैम स्टोरेज सेल्स के अंदर, वो क्या बताता है? वो गेट्स को और अदर लॉजिक एलिमेंट्स को बताता है दैट व्हाट यू हैव टू डू। मतलब कि प्रोग्रामिंग से ही हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। और इसकी वजह से जो एफपीजीए है वो एक वॉलेटाइल डिवाइस बन जाता है, इन दैट व्हेन द पावर इज रिमूव्ड द एसरैम डेटा इज लॉस्ट। तो जो चिप होती है इट इज नो लॉन्गर प्रोग्राम। तो इसकी एक डिसएडवांटेज आ गई यहाँ पे कि जो एफपीजीए है वो एक वॉलेटाइल डिवाइस बन जाता है। जैसे रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, वैसे ही एफपीजीए जो है वो एस रैम को यूज करने की वजह से एक वॉलेटाइल डिवाइस बन जाता है। दैट मीन्स कि अगर उसकी पावर को हम रिमूव कर देंगे तो एस रैम डेटा जो है इट विल बी लॉस्ट। सो जो चिप होगी दैट विल नो लॉन्गर बी प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम नहीं हो पाएगी। और उसकी वजह से पावर अप पे, अपॉन द पावर अप, द एफपीजीए मस्ट बी preloaded from some other memory source such as an accompanying ROM or from a download from a PC or embedded controller in the system। तो उसको प्रीलोड करके हमें रखना पड़ता है ताकि उसकी प्रोग्रामिंग लाइट जाने पर जो है वो खत्म ना हो जाए। तो इसलिए वो जो SRAM बेस्ड एफपीजीए हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस, एक डिसएडवांटेज तो ये होगी कि ये एक वॉलेटाइल डिवाइस बन गया। दूसरी डिसएडवांटेज क्या हुई कि इसके अंदर जो डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन है वो हम बाइनरी यूज कर रहे हैं, वंस और जीरोस की फॉर्म के अंदर, राइट? जो कि जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम है इट इज स्टोर्ड इन एक्सटर्नल रोम और एम्बेडेड कंट्रोलर, राइट? और उनके अंदर अगर स्टोर किया जाता है इट इज सब्जेक्ट टू थेफ्ट। तो इसका मतलब कि वो आपका जो प्रोग्राम आपने बनाया है उसको उसके चोरी होने के चांसेस हैं, या वो कोई भी जो है आपको उसको टैप कर सकता है और उसका डिकोड करके आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसको ले सकता है। सो that program is what makes the FPGAs into whatever unique system or circuits that implements the design। तो इसलिए जो configuration program है वो FPGA को क्या बनाता है? एक तो यूनिक बनाता है, सर्किट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिजाइन के अंदर, लेकिन वो डिजाइन जो है जिसको हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी बोलते हैं। इट इज नॉट आईपी योर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो
इस चीज के लिए कंपनीज क्या कर रही हैं, अपने डिजाइन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वल्नरेबल बना रही हैं, रिजिड बना रही हैं, ताकि उसको बार बार यूज किया जा सके। और ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं कि उसको वो चोरी हो सकता है, या जो प्रॉब्लम है वो वंस एंड जीरोस की, वो उसको कोई भी ग्रास्प कर सकता है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए FPGAs जो हैं दे आर यूजिंग एंटी फ्यूज एंड डबल EPROM और फ्लैश मेमोरी। तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे, FPGAs को क्या बना रहे हैं, डबल EPROM यूज कर रहे हैं उसके अंदर, उसमें एंटी फ्यूजिंग यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये चीजें जो हैं इस प्रॉब्लम को, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट, क्योंकि जो वल्नरेबल का मतलब है जो उनके डिजाइन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, बहुत ज्यादा इजी टू अटैक होते हैं, राइट। तो उनको बहुत जैसे कह रहे हो वीक होते हैं, तो उनको इजीली कोई भी पर्सन जो है उसको टैप कर सकता है और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसके पास पहुंच सकती है। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए फ्लैश मेमोरी यूज की जा रही है, उनके अंदर एंटीफ्यूज सिस्टम यूज किया जा रहा है, डबल EPROM से FPGAs को जो है वो प्रोग्राम किया जा रहा है, या एक्सटर्नल डिवाइसेस को यूज किया जा रहा है वहां पे। एंड एक बार वो प्रोग्राम हो गया, डिवाइस फिक्स हो गया, तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। हाउएवर द IP, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द डिजाइन, इज प्रोटेक्टेड सिंस द एंटी-फ्यूज कनेक्शंस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब हम उसमें डबल EPROM यूज करेंगे या एंटी-फ्यूज सिस्टम यूज करेंगे या फ्लैश मेमोरीज यूज करेंगे, तो एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग डिवाइसेस को यूज करके फ्यूज कनेक्शंस के थ्रू इंटरनली लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और एक बार जब वो लॉजिक FPGA के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर वो फिक्स हो गया, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी, जो डिजाइन है उसका, राइट, उसको प्रोटेक्ट करते हैं सिंस द एंटीफ्यूज कनेक्शंस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली। तो जब तक उनके जो एंटीफ्यूज कनेक्शंस हैं उनको बाहर से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उसका डिजाइन जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो दैट मीन्स कि जब हम डबल EPROM यूज करते हैं तो इट इज अ गुड कॉम्प्रोमाइज फॉर दोस्त विशिंग टू प्रोटेक्ट देयर IP। तो जिन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो अपना डिजाइन है उनका, राइट, जो एक पर्टिकुलर पर्सन ने बनाया है, डजंट वांट टू शेयर, राइट, उस चीज को वो शेयर नहीं करना चाहता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डबल EPROM FPGAs जो है वो एक गुड कॉम्प्रोमाइज बन जाते हैं एंड एलिमिनेट द नीड ऑफ एक्सटर्नल रोम। तो उसके अंदर एक्सटर्नल रोम्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है FPGA को बूटअप होने के टाइम पे इनिशियलाइज करने के लिए। तो प्रोग्राम जो है वो डायरेक्टली EPROM में लोड कर दिया जाता है, विच स्टोर्स इट इवन इफ द पावर इज रिमूव्ड। फिर चाहे जो पावर रिमूवल, जो SRAM FPGAs में प्रॉब्लम थी कि पावर रिमूव होने पे आपका जो प्रोग्राम है वो वैनिश हो जाता है, वो प्रोग्राम जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व हो गई, क्योंकि जो डबल EPROM या फ्लैश मेमोरी है उसे हम इरेज भी कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं इफ इट इज नेसेसरी, राइट। तो अगर हम FPGA के आर्किटेक्चर की बात करें तो काफी काफी सिमिलर है ये CPLDs के साथ। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट्स हैं, एक ही जगह पे डिवाइसेस जो हैं इनपुट आउटपुट वाले लगाए गए हैं, वहीं पे इनपुट्स मिलेंगे और वहीं से आपको आउटपुट्स मिलेंगे, लेकिन उनके साथ जो कनेक्शंस हो रहे हैं वो लॉजिक ब्लॉक्स के कुछ इस तरह से हो रहे हैं, कुछ इंटरकनेक्शन पार्ट्स हैं यहाँ पे और कुछ प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे बनाए गए हैं। तो लाइक द CPLDs, FPGAs के अंदर भी बहुत सारे लॉजिक ब्लॉक्स हैं जो हम ऑलरेडी CPLD के अंदर पढ़ चुके हैं, दैट कैन बी इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर and to available input output circuits with on chip interconnect blocks। and here is one generic arrangement, एक जनरल अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे बनाई गई है FPGA आर्किटेक्चर की, राइट। तो अगर हम फिजिकल आर्किटेक्चर की बात करें या इंटरकनेक्टिंग पार्ट्स की बात करें, तो द फिजिकल आर्किटेक्चर जो है वो वेरी करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। इन एनी केस द डिजाइनर डजंट नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्ट स्कीम टू यूज इट टू क्रिएट द वर्किंग डिजाइन। तो इंटरकनेक्टिंग पार्ट्स जो है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, मैट्रिसेस की फॉर्म में, चेन्स की फॉर्म में, मल्टीप्लेक्सर कंट्रोलर की फॉर्म में भी यूज किए जा सकते हैं बाय एन SRAM और डबल EPROM और अदर प्रोग्रामिंग एलिमेंट। कोई भी आपने प्रोग्रामिंग एलिमेंट यूज किया है तो उसके अंदर अगर आप कोई कैसे भी इंटरकनेक्शन पार्ट्स जो है उसके लिए यूज कर सकते हैं, चाहे रोज
रोज कॉलम्स यूज करो, चाहे मैटर सिस्टम यूज करो, चाहे चेन सिस्टम यूज करो, चेन्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स भी यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी ऑप्शन जो है वो इंटरकनेक्टिंग पार्ट्स के लिए यूज की जा सकती है, एंड इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर जो है ये चीज जो है वो वेरी करती है, राइट। इन जनरल जो इनपुट आउटपुट्स हैं दे मे बी कनेक्टेड टू एनी लॉजिक ब्लॉक एट एनी लॉजिक ब्लॉक टू एनी अदर लॉजिक ब्लॉक। तो मतलब कोई भी लॉजिक ब्लॉक के साथ कोई भी सिस्टम जो है वो अटैच हो सकता है, राइट। तो कोई भी आपस में भी कनेक्टेड हो सकता है, इनपुट आउटपुट के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं, तो किसी भी तरीके से वो ये कनेक्शन जो है वो हो सकता है एफपीजीएस के अंदर। तो अगर हम एफपीजीए के लुकअप टेबल की बात करें, जो लॉजिक ब्लॉक है उसके लुकअप टेबल की बात करें, तो ये सिंपल लुकअप टेबल है। लुकअप टेबल का मतलब है जहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग होनी है, राइट। जैसे कि हम लोगों ने जब लॉजिक ब्लॉक पढ़े सीपीएलडीज के अंदर, तो वहां पे लुकअप टेबल नहीं था, उसकी जगह पे क्या बनाया गया था, एंड अरे, प्रोग्रामेबल एंड अरे, उसके बाद और उसके बाद एक्सॉर गेट बनाया गया था। फिर एक्सॉर गेट के बाद उसकी आउटपुट जो थी वो डी फ्लिप फ्लॉप को जा रही थी, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो प्रोग्रामेबल एंड अरे इनपुट्स और जो फिक्स्ड और अरे था और जो एक्सॉर गेट था, उन सबको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किसके साथ, एलयूटी के साथ। तो सिंपल एक जेनरिक लॉजिक ब्लॉक बन गया जो मोस्ट ऑफ द एफपीजीएस में यूज होता है। पाल की तरह नहीं है, लॉजिक जो है वो लुकअप टेबल के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसके अंदर प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, लाइक पी रोम होती है, या अगर एसएनएम स्टोरेज एलिमेंट है तो फ्लिप फ्लॉप वगैरह जो है वो इसके अंदर यूज किए जा सकते हैं। अगर ये एसएनएम होगा तो इसमें फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, अगर ये पी रोम होगा, ये डबल ई पी रोम होगा, तो वो उस तरीके से उसके अंदर के कंटेंट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो वो लुकअप टेबल बन जाएगा, मतलब जिसने प्रोग्रामिंग करनी है, राइट। तो उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप को एज इट इज जो आउटपुट है वो प्रोवाइड की जाएगी, या फिर जो पाथ है वो मक्स के थ्रू जा सकता है जहां से प्रोग्रामिंग कंट्रोल है। अगर मक्स यूज करना चाहते हैं तो इनपुट्स को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करके आउटपुट में के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, राइट। तो अगर इसका हम लॉजिक ब्लॉक का ट्रुथ टेबल देखें तो वो ट्रुथ टेबल किस तरीके से होगा, यहाँ पे लॉजिक इनपुट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 3 to 8 डिकोडर है और यहाँ पे एसरैम है, ये कोई एसरैम सेल है या कोई फ्लिप फ्लॉप है और यहाँ से आउटपुट कनेक्ट की जा रही है, और उसके अंदर बेसिकली सिस्टम क्या चल रहा है, ए बार बी मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, सी बार के साथ ऐड हो रहा है, मतलब ए बार एंड बी प्लस सी बार दैट इज इक्वल्स टू एक्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे 0 1 और यहाँ पे प्लस सी बार है, मतलब जहाँ पे अकेला सी 1 है, राइट। तो इस तरीके से आपकी आउटपुट जो है वो इसको सॉल्व करके इस लुकअप टेबल को देख के जो है वो आपकी आउटपुट बनाई जा सकती है। जैसे 0 0 0 यहाँ पे तो आउटपुट इज 1, तो दैट मीन्स कि ए बार बी बार सी बार पे आउटपुट जो है वो 1 रहेगी। देन 0 0 1 पे 0 है, 0 1 0 पे 1 है, 0 1 1 पे 1 है। तो ये सारी जो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करके हमारी अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो इस तरीके का आ रहा है। दैट मीन्स ये एलयूटी का कॉन्सेप्ट है, लुकअप टेबल जो हमने उसके अंदर बनाया हमारे लॉजिक ब्लॉक के अंदर, वो कैसे वर्क कर रहा है, हाउ दिस लुकअप टेबल इज वर्किंग, हाउ इट्स कॉन्सेप्ट इज वर्किंग विद 3 इनपुट LUT विद 8 स्टोरेज लोकेशंस। तो उनके अंदर 8 स्टोरेज लोकेशंस होंगी, ऑब्वियसली 3 ऑफ 8 डिकोडर है, राइट। तो उसके अंदर 8 स्टोरेज लोकेशंस होंगी, तभी उसकी आउटपुट जो है वो वहां पे स्टोर होगी, एंड द 3 to 8 डिकोडर इज यूज्ड टू एनेबल वन ऑफ द 8 SRAM सेल्स। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी इनपुट प्रोवाइड की जा रही है उसके अकॉर्डिंगली कोई एक, वो 8 में से कोई एक सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा एट अ टाइम, राइट। तो हर एक SRAM सेल जो होता है वो एक फ्लिप फ्लॉप होता है। तो जो डिजायर्ड लॉजिक ऑपरेशंस के एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंगली एक ट्रुथ टेबल बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आपके LUT को प्रोग्राम किया जाता है बाय सेटिंग और रीसेटिंग द फ्लिप फ्लॉप्स अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड आउटपुट। मतलब अगर यहाँ पे 0 0 0 है तो दे वांट आउटपुट 1, दैट मीन्स कि एक फ्लिप फ्लॉप जो है फर्स्ट वाला वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा, राइट। अगर ये 0 0 1 है तो कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल जो कि डिजायर्ड रिजल्ट है हमारा, जो हम करवाना चाहते हैं काम हमारे सर्किट से, राइट, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा ट्रुथ टेबल बनेगा उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग डालेंगे, लुकअप टेबल के अंदर प्रोग्रामिंग डाली जाएगी और उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली आपके जो SRAM के फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सेट या रीसेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड आउटपुट, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द
LUT। अब इसकी एग्जाम्पल ले ली यहाँ पे कि फॉर इंस्टेंस एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है इसके साथ हम लोग वर्क करना चाहते हैं, राइट। तो इक्विवेलेंट लॉजिक डायग्राम जो है वो वहाँ पे शो कर दिया, SRAM को प्रोग्राम कर दिया बाइनरी 1 और 0 से, डिजायर्ड आउटपुट जो है वो वहाँ पे शो कर दी 3 बिट कॉम्बिनेशन के साथ, एंड व्हेन ईच 3 बिट इनपुट अपीयर्स SRAM आउटपुट जो है वो डिजायर्ड बिट के तरह से आउटपुट पे हमें शो हो जाएगी। सिंपल एग्जांपल जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे जो हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स किए थे उनके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। तो अब इसके फीचर्स क्या हैं, लुकअप टेबल के या लॉजिक ब्लॉक्स के फीचर्स क्या हैं हमारे पास, कि बहुत सारे जो FPGAs हैं वो 4 इनपुट LUT विद 16 SRAM सेल्स जो हैं वो यूज करते हैं, बट लार्जर FPGAs जो हैं वो 5 इनपुट 6 इनपुट वाले लॉजिक ब्लॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। और इसका स्पेशल फीचर क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो SRAM सेल्स हैं उनको हम सेपरेटली एज अ 16 बिट मेमोरी एज अ डिजाइनर जिस जैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इसको हम SRAM सेल्स को सेपरेटली यूज कर सकते हैं। तो 16 फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं दे में ऑल्सो भी कनेक्टेड एज अ स्टोरेज रजिस्टर, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, जैसे भी डिजाइनर को डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उस तरीके से अब जो फ्लिप फ्लॉप्स है उनको कनेक्ट कर सकते हैं। सो ईच logic block includes a flip flop for storing the logic outcome or to use in the form of registers or counters। तो lookup table की जो भी आउटपुट आएगी वो एग्जैक्टली सेम आउटपुट जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप को दी जाएगी ताकि उसको आउटपुट पे कनेक्ट किया जा सके। तो लुकअप टेबल के अंदर आप लोग रजिस्टर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स, काउंटर्स किसी भी या सिंपल फ्लिप फ्लॉप्स किसी भी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। देन मल्टीप्लेक्सर्स जो हैं उनको भी यूज किया जा सकता है। अगर फ्लिप फ्लॉप को हम नहीं यूज करना चाहते हैं तो इसका प्रोग्रामेबल कंट्रोल जो है उसको ऑन करके डायरेक्टली मल्टीप्लेक्सर में भी डेटा जो है उसको सेंड किया जा सकता है और उसको आउटपुट की तरह यूज किया जा सकता है। तो जो एडिशनल FPGA सर्किट्स हैं उसमें ज़्यादा SRAM ब्लॉक्स हो सकते हैं, अरिथमेटिक सर्किट्स हो सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हो सकते हैं, मल्टीपल लॉजिक ब्लॉक्स जो हैं वो हो सकते हैं उनकी जगह पे। देन SRAM ब्लॉक जो है 128 बिट का ब्लॉक जो है वो हो सकता है, राइट। तो उसको कैसे लिख सकते हैं 128x1 या 64x2 या 32x4 या 16x8, कैसी भी मेमोरी जो है SRAM ब्लॉक के लिए यूज की जा सकती है। तो फर्स्ट नंबर जो है 128 ये क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस जितनी आपने यूज करी, और सेकंड नंबर रेफर्स टू द नंबर ऑफ बिट्स इन ईच मेमोरी लोकेशन। ऑब्वियसली अगर टोटल आपको 128 बिट का ब्लॉक बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस कितनी चाहिए और हर एक मेमोरी लोकेशन में कितनी नंबर ऑफ बिट्स होनी चाहिए, राइट। तो अगर 128 मेमोरी लोकेशंस लोगे और टोटल हमें आउटपुट 128 बिट्स की ही चाहिए तो ऑब्वियसली 1 बिट पर मेमोरी लोकेशन आ जाएगी, उसका जो नंबर होगा नंबर ऑफ बिट्स 1 बिट्स आ जाएंगी पर मेमोरी लोकेशन। 2 बिट्स पर मेमोरी लोकेशन होंगी तो 64 मेमोरी लोकेशन हो जाएंगी, टोटल 128 बन जाएगा। अगर 4 बिट्स होंगी पर मेमोरी लोकेशन तो 32 मेमोरी लोकेशन यूज करनी पड़ेंगी, तो उससे क्या होगा 128 आ जाएगा। अगर 8 नंबर ऑफ बिट्स आप यूज करना चाहते हो तो सिर्फ 16 टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन से यू कैन फाइंड आउट द 128 बिट ब्लॉक। तो मतलब आप इस अपने अकॉर्डिंगली कौन सी मेमोरी, कैसी मेमोरी, कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ लोकेशंस आप यूज करना चाहते हो तो वैसे आप यूज कर सकते हो। अगर हम 16x8 मेमोरी की बात करें तो इट हैज 16 लोकेशंस फॉर अ बाइट लेंथ वर्ड्स, राइट। तो मतलब कि जो वर्ड्स होंगे आपके वो 1 बाइट का एक वर्ड होगा यानी कि 8 बिट्स का, और 16 लोकेशंस में आपका काम हो जाएगा, सेम 128 बिट्स की आपको आउटपुट मिल जाएगी। तो नॉर्मली जो SRAM सेल्स हैं उनको एज अ शिफ्ट रजिस्टर हम लोग डिजाइन किया जाता है ऑफ एनी डिजायर्ड लेंथ, राइट। तो इस तरीके से अरिथमेटिक सर्किट्स, माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं उनको यूज किया जा सकता है। बहुत सारे और FPGA के आगे जो एडवांस वर्जन्स जो हैं उनको 10x या और यूज किया जा सकता है, बट फॉर नाउ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इट इज डन टिल नाउ, इट इज ओवर, राइट। तो इतना ही हमें FPGA के बारे में अंडरस्टैंड करना है। आई विश it was very simple and it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.